दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है आरएसएसएमबी जूनियर अकाउंटेंट ऑडिट पढ़ा रहे हैं हम आपको। कल हमने ऑडिट के बारे में सामान्य परिचय की बात की थी। आज हम ऑडिट का फर्स्ट सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों सेकंड चैप्टर है आपका। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पुस्तपालन क्या होता है। दोस्तों पुस्तपालन होता है कि पुस्तकें रखना। पुस्तपालन का मतलब होता है कि एक प्रकार से पुस्तकें रखना। यह लेखांकन का व्यवहारिक पहलू या आधार होता है। कोई भी लेखांकन करते हैं हम, उसका व्यवहारिक पहलू पुस्तपालन होती है कि किसी भी व्यवहार को सबसे पहले जिस बही में लिखा जाता है उसे पुस्तपालन कहा जाता है और ये लेखांकन का आधार पुस्तपालन ही होता है दोस्तों। इसीलिए इसको हम व्यवहारिक पहलू या आधार कहा जाता है। इसमें लेन देनों का वर्गीकरण करना, लेन देनों को अलग अलग भागों में वर्गों में बांटना, विश्लेषण करना और लेखांकन करना इसमें शामिल है। लेकिन दोस्तों लेखांकन अपने आप में भी एक बड़ा पार्ट है, इसलिए लेखांकन को ज़्यादा इसमें महत्व न देकर इसमें व्यवहारों को वर्गीकरण विश्लेषण किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें प्रारंभिक प्रविष्टियों से खाता बही बनाना, उनका शेष निकालना शामिल है। जैसे हम तलपट में कई बार करते हैं, अकाउंटिंग के अंदर खाता बही का शेष निकालना, ये सारे कार्य पुस्तपालन में किए जाते हैं। यह सामान्यतः क्लर्क व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। जो पुस्तपालन का काम होता है वो दोस्तों सामान्य रूप से क्लर्क व्यक्ति होते हैं जो डिपार्टमेंट में, उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि लेखांकन एक सैद्धांतिक पहलू माना जाता है। लेखांकन क्या है? सैद्धांतिक। यह है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सिद्धांतों के आधार पर इसमें लेखांकन कार्य किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें समायोजन, प्रविष्टियाँ, अंतिम खाते तैयार करना शामिल है। दोस्तों सबसे पहले पुस्तपालन होगा और पुस्तपालन के ही आधार पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पुस्तपालन होगा और पुस्तपालन के ही आधार पर हमें सबसे पहले होगा पुस्तपालन और पुस्तपालन के आधार पर ही हम बनाएंगे लेखांकन। पुस्तपालन के आधार पर ही लेखांकन होगा और लेखांकन के आधार पर ही हमारी ऑडिट मतलब अंकेक्षण, ऑडिट मतलब अंकेक्षण होता है और ये अंकेक्षण तैयार होगा। अर्थात जो भी लेखे हमने तैयार किए हैं उन्हीं के आधार पर हम क्या करेंगे, उनका अंकेक्षण करेंगे। तो अंकेक्षण क्या होता है कि अंकेक्षण एक आलोचनात्मक पहलू है जिसमें लेखांकन के व्यवहारों को आदि की आलोचनाएं, जहाँ भी कमी होती है उनको पता लगाया जाता है और उनकी आलोचनात्मक क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। इसमें वित्तीय विवरणों की जांच शामिल है। इसमें दोस्तों वित्तीय विवरण होते हैं जो तलपट, बैलेंस शीट और ये बनाते हैं ना, तलपट, बैलेंस शीट, पेंडल अकाउंट, इन सब की क्या होती है कि जांच होती है और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, किसी व्यवहार की व्यवहारिक क्या करते हैं, जांच करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब पुस्तपालन समाप्त होता है तो उसके बाद लेखांकन। अर्थात दोस्तों जब सबसे पहले पुस्तपालन होगा और उस पुस्तपालन के आधार पर ही हम क्या करेंगे, लेखांकन का कार्य करेंगे और लेखांकन के समाप्त होते ही हम ऑडिट प्रारंभ कर देंगे। तो सबसे पहले पुस्तपालन होगा, पुस्तपालन के बाद लेखांकन, लेखांकन के बाद अंकेक्षण, अंकेक्षण मतलब ऑडिट और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि अंकेक्षण आवश्यक और विलासिता या अनिवार्य है। अर्थात अंकेक्षण किस जगह आवश्यक है, किस जगह अनिवार्य है और कहाँ इसकी विलासिता मानी जाती है। तो यदि हम देखें, यदि ऐसी संस्थाएं जिनने किसी अधिनियम या कानून द्वारा शासित हो तो उसके लिए अंकेक्षण क्या होगा, अंकेक्षण अनिवार्य होगा। मतलब ऐसी संस्थाएं जो किसी अधिनियम के द्वारा या आदि के द्वारा शासित हो उसके लिए अंकेक्षण क्या होगा, अनिवार्य होगा। ये नए दोस्तों गलत है इसमें। अब हम बात करते हैं कि यदि संस्थाओं में लेन देन ज़्यादा हो, वित्त पोषण की आवश्यकता हो तथा अधिक मात्रा में उधार कार्य हो तो वहाँ अंकेक्षण क्या होगा, आवश्यक होगा। मतलब ऐसी संस्थाएं जहाँ लेन देन ज़्यादा हो, बड़े व्यापारी हो, उनके लिए अंकेक्षण आवश्यक होगा। और अंकेक्षण विलासिता कहाँ होता है, यदि ऐसी संस्था है जिनका किसी तरह से बाह्य पक्षकार से वित्त पोषण आवश्यकता नहीं है, वहाँ यह अंकेक्षण क्या होगा, विलासिता। ये दोस्तों बाह्य है, बाह्य पक्षकार या वित्त पोषण की आवश्यकता बहुत ही कम हो, मतलब एकल व्यापारी हो जिसमें इसकी आवश्यकता नहीं हो ज़्यादा वित्त की, तो उनके लिए विलासिता के रूप में होगा।
तो जहाँ कानून द्वारा मान्य हो वहाँ तो अंकेक्षण क्या होगा, जहाँ कानून द्वारा मान्य हो वहाँ अंकेक्षण क्या होगा, अनिवार्य। और जहाँ ऐसे लेन देन हो, जहाँ बड़े लेन देन हो, आदि हो, करिए विक्रय बहुत ज़्यादा हो, उनके लिए अंकेक्षण क्या होगा, अनिवार्य, आवश्यक रूप से होगा। और अंकेक्षण विलासिता कहाँ होगा, विलासिता वहाँ होगा जहाँ बहुत छोटा व्यापार हो, एकल व्यापार हो, इनके लिए ये ब्राह्य पक्षकारों से कम लेन देन हो, उनके लिए अंकेक्षण क्या होगा, विलासितापूर्ण होगा। अब हम बात करते हैं कि अंकेक्षण का अर्थ, जिन व्यापारियों या प्रमाणकों की सहायता से प्रबंधकों या लेखापालों के द्वारा वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, उन्हीं प्रमाणकों के आधार पर वित्तीय विवरण की जांच करना क्या कहलाता है, अंकेक्षण। प्रमाणक क्या होते हैं दोस्तों, प्रमाणक किसी भी जांच के लिए एक प्रकार से सबूत होते हैं। जैसे मान लो कोई हमने सामान खरीदा, उसके लिए हमने वाउचर लिया, वो व्यापारी के लिए वही वाउचर क्या कहलाता है, प्रमाणक। और ये प्रमाणकों की देख रेख और काम कौन करता है, प्रबंधक और लेखापाल। और इन्हीं के द्वारा वित्तीय विवरणों को तैयार कर उन्हें प्रमाणकों के आधार पर वित्तीय विवरणों की जांच करना क्या कहलाता है, अंकेक्षण कहलाता है। अंकेक्षण एक योग्य व्यक्ति के द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक की गई विवेचनात्मक जांच है। तो ये एक प्रकार से दोस्तों कैसी जांच है, विवेचनात्मक पूर्ण जांच है। और विवेचनात्मक पूर्ण जांच के आधार पर ही हम क्या करते हैं, अंकेक्षण। और अंकेक्षण एक स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए जिसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं हो और किसी प्रकार लालच का भाव नहीं हो, तो वो अंकेक्षण क्या कहलाता है, स्वच्छ अंकेक्षण। अब हम बात करते हैं अंकेक्षण में। अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि संस्था की वित्तीय विवरण पर अपनी राय की अभिव्यक्ति करना। एक प्रकार से अंकेक्षण क्या होता है कि वित्तीय विवरणों पर अपनी राय की अभिव्यक्ति करता है, न कि उसे सत्य की गारंटी देता है। लंदन और जनरल बैंक में हमने कहा था कि अंकेक्षण सत्य की गारंटी नहीं देता। कल हमने क्लास में बताया था कि अंकेक्षण सत्यता की गारंटी नहीं देता, वह सिर्फ लेखों और खातों की जांच करने के लिए ही उत्तरदायी है। अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य वित्तीय विवरणों पर अपनी राय की अभिव्यक्ति करना है। संस्था का लाभ हानि खाता सही है या नहीं, इसकी जानकारी देना है। लाभ हानि खाता पेंडल अकाउंट व्यापारी द्वारा बनाया जाता है, उन सब की जांच ऑडिटर द्वारा की जाती है, अंकेक्षक द्वारा की जाती है। अब हम बात करते हैं कि अंकेक्षण का उद्देश्य कहीं भी यह नहीं होता है कि वह संस्था के सभी कपट व अशुद्धियों को रोके या उनकी सहायक उद्देश्य होता है। अंकेक्षण का कपट और अशुद्धियों को रोकना उनका एक प्रकार से सहायक उद्देश्य होता है, कि वह ज़रूरी नहीं है कि वो किसी कपट व अशुद्धियों को रोके। कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती है जो व्यापारियों द्वारा बड़ी चतुराई से की जाती है, उनको अंकेक्षण रोकने में क्या होती है, सफल होती है। तो अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति करना है, वह अशुद्धियों कपट को रोकना है। तो इस प्रकार से आपको ये भी ध्यान रखना है कि मुख्य उद्देश्य तो क्या है, वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करना, और सहायक उद्देश्य होता है कि अशुद्धियों और कपट को रोकना। सहायक उद्देश्य होता है, न कि मुख्य उद्देश्य। अब हम बात करते हैं अशुद्धियाँ। अशुद्धियाँ होती है कि जो अज्ञातवश होती है। अशुद्धियाँ दोस्तों एक प्रकार से अज्ञातवश कोई भी अशुद्धि होती है उसे हम अशुद्धि कहते हैं। अनभिज्ञता के कारण, जैसे मान लो कोई ऑडिटर आप कहीं व्यापारी के ऑडिट कर रहा है और अगर मान लो उसकी जानकारी में कोई अशुद्धि नहीं आए तो वो अनभिज्ञता से अशुद्धि हो गई, क्योंकि उसको खुद को ही पता नहीं है कि वो अशुद्धि किस प्रकार की है। तो यह क्या कहलाती है, अशुद्धि। तो अनजाने में जो भी होती है उसे हम कहते हैं अशुद्धि। अशुद्धियाँ में किसी भी पक्षकार को लाभ या हानि हो सकती है। अर्थात जो अनजाने में होती है वो किसी पक्षकार को या तो व्यापारी को लाभ भी हो सकता है या हानि भी हो सकती है। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि इसमें ऑडिटर का दोष है, ये अनजाने में होती है। और अब हम बात करते हैं कपट की। तो दोस्तों कपट क्या होता है, कपट एक जानबूझकर कपट होता है कि जानबूझकर कोई भी गलती करना या किसी माल या सेवा का गबन करना, वो एक प्रकार से क्या कहलाता है, कपट। तो इसमें आप अशुद्धि और कपट दोनों में ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जानबूझकर होती है और ये अशुद्धियाँ अनभिज्ञता के कारण होती है। अशुद्धियाँ क्या होती है, अज्ञानता के कारण होती है। ये शब्द आप ज़रूर याद रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कि टीमिंग, लीडिंग और लेजिंग क्या होता है। टीमिंग, लीडिंग और लेजिंग
दोस्तों टीमिंग, लीडिंग और लेजिंग का मतलब होता है कि रोकड़ का एक प्रकार से गबन होता है कि मान लो एक व्यक्ति से प्राप्त राशि किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में जमा करना। तो अगर मान लो एक व्यक्ति से पैसे लिए और दूसरे व्यक्ति के नाम पर हमने जमा कर दिए तो उस व्यक्ति का तो डेबिट होगा और उसका क्रेडिट होगा। तो यहाँ कौन सी अशुद्धि कहलाएगी? टीमिंग और लीडिंग। अब हम बात करते हैं दोस्तों काइटिंग। काइटिंग चिट्ठा होता है जो बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट की तिथि के आसपास बैंक संबंधित लेन देन को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना क्या कहलाता है? काइटिंग। मान लो कोई भी व्यापारी एनुअल अपने मार्च में अपनी एंडिंग के अंदर अपने खातों की जांच करवाता है तो उसका बैलेंस शीट का जो बैलेंस आता है उसे मान लो रोकड़ है, रोकड़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया तो वो क्या कहलाता है? काइटिंग कहलाता है। अब हम बात करते हैं दिखावटी प्रदर्शन। संस्था द्वारा चिट्ठा तिथि के आसपास संपत्तियों पक्ष को बढ़ाना। जैसे बैलेंस शीट में कितने पक्ष होते हैं दोस्तों? 2 पक्ष होते हैं। बैलेंस शीट में 2 पक्ष होते हैं, एक तो संपत्ति, 2 पक्ष होते हैं, एक तो संपत्ति और एक होता है दायित्व। तो दोस्तों दायित्व होता है जिनको उधार देना है और संपत्तियां जो खुद की व्यापारी की होती हैं। तो संपत्तियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना एक प्रकार से दिखावटी अपने व्यापार की ख्याति अच्छी करना, इसके लिए क्या कहलाते हैं? इसे दिखावटी प्रदर्शन हो गया एक प्रकार से। अब हम बात करते हैं कि अंकेक्षण और अन्वेक्षण में क्या अंतर होता है। अंकेक्षण सामान्य उद्देश्य से प्रतिवर्ष की जाने वाली जांच होती है और अन्वेक्षण किसी विशेष उद्देश्य के लिए की जाती है। जैसे मान लो कोई रिसर्च वगैरह करते हैं उसे अंकेक्षण क्या कहलाते हैं? अंकेक्षण, उसे अन्वेक्षण कहा जाता है। अंकेक्षण अपना कार्य बिना संदेहशील हुए करेगा जबकि अन्वेक्षण हमेशा संदेहशील होकर कार्य करता है। ये हमने लंदन एंड जनरल बैंक केस में पढ़ा था कि अंकेक्षण का कार्य कैसा है? बिना संदेहशील होकर कार्य करता है। अंकेक्षण में अंकेक्षण रिपोर्ट बनाता है। अंकेक्षण जब अंकेक्षण कार्य करके समाप्त कर देता है तो उसके बाद एक रिपोर्ट जारी करता है। और जो अन्वेक्षण होता है वो प्रमाण पत्र देता है। जैसे रिसर्च वगैरह पे बड़े रिसर्च होते हैं उसमें अन्वेक्षण क्या देता है? एक रिपोर्ट देता है। अब हम बात करते हैं अंकेक्षण कार्यक्रम। अंकेक्षण कार्यक्रम क्या होता है? अंकेक्षण होता है कि जब भी कोई ऑडिटर ऑडिट करता है तो उससे पहले वह अपने जो भी कार्य करने से पहले अपने कार्य की जो रूपरेखा तैयार करता है या किसी प्रकार की कोई डायरी में जो भी कार्य हो लिखता है उसे क्या कहते हैं? अंकेक्षण कार्यक्रम। यह लिखित स्तंभाकार प्रारूप में होता है। किस प्रकार होता है? लिखित स्तंभाकार प्रारूप में होता है जो उसके सहायक व सहायकों के बीच मार्गदर्शक का कार्य करता है। मतलब सहायक हो गए कि जो भी सीए होगा, जो सीए होता है, सीए का जो भी उसके साथ सहायक होगा उसको क्या कहते हैं? हम सहायक। अब हम बात करते हैं अंकेक्षण प्रोग्राम 2 प्रकार का होता है। अंकेक्षण कार्यक्रम 2 प्रकार का, एक होता है स्थिर और एक होता है चालू। तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। कल हम आपको अंकेक्षण कार्यक्रम के बारे में स्टार्ट से पूरी डिटेल बताएंगे।